नमस्ते। मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज मैं छायावाद विषय पर अपना व्याख्यान दूंगी, जिसमें मैं छायावाद की समय सीमा, छायावाद के प्रमुख परिभाषाएं, छायावाद के प्रमुख कवि एवं छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, इस पर प्रकाश डालूंगी। सर्वप्रथम हम यह बात करते हैं कि छायावाद एक हिंदी साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन रहा, जो किस प्रकार से द्विवेदी युग के पश्चात हमारे साहित्य में आया। हिंदी साहित्य के काव्य का तीसरा चरण छायावाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब द्विवेदी युग में नैतिकता, इतिवृत्तात्मकता, बौद्धिकता, यह सब इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि कुछ कवियों को इससे ऊब लगने लगी थी, और इस ऊब के कारण ही इसी की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही छायावाद का जन्म हुआ। छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे जी ने किया। वस्तुतः इस युग के कवियों पर व्यंग करने के लिए कि यह तो कोई कविता ही नहीं है, यह असली तो कविता ही नहीं है, यह तो केवल छाया मात्र है। जब मुकुटधर पांडे ने इस छायावाद के कवियों की कविताओं पर इस प्रकार का व्यंग किया, उसी समय से यह नाम छायावाद धीरे धीरे रूढ़ होता गया। यद्यपि उन्होंने व्यंग के अर्थ में इसका प्रयोग किया था, लेकिन अनेक विद्वानों ने, अनेक आलोचकों ने इस नामकरण की उपयुक्तता पर अपने विचार व्यक्त किए, और धीरे धीरे ये नाम प्रसिद्ध होता चला गया। सन 1918 से 1936 तक का जो समय है, वो छायावाद का समय माना जाता है, क्योंकि यही वह काल है जिस समय छायावाद के जो प्रमुख हैं, पंत प्रसाद निराला, इनकी कृतियाँ सामने आने लगी थीं। छायावाद की कुछ परिभाषाएं हैं जिससे छायावाद का स्वरूप और अत्यधिक हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। मैं उन परिभाषाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी, जिसमें मैं सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा प्रस्तुत करूँगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि छायावाद शब्दों का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमय भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, और उन्होंने छायावाद का बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य हमें दिया। कामायनी एक महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग हैं, और इसमें मानव अनुभूतियों, मानवीय भावनाओं का जो क्रमिक विकास है वह अत्यंत सुंदर है। प्रसाद जी चिंता सर्ग से प्रारंभ करके आनंद सर्ग तक पहुँचते हैं। जयशंकर प्रसाद की छायावाद की परिभाषा इस प्रकार है: छायावाद से तात्पर्य कविता की एक ऐसी प्रणाली से है जो भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। अर्थात जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगती है, तब उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की वे एक विशेषता है। महादेवी वर्मा जी की, जो कि छायावाद की प्रमुख कवित्री हैं, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं, और जो आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं, वे छायावाद
के नामकरण के विषय में या छायावाद के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखती हैं कि सृष्टि के बाह्य आकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय विरक्ति के लिए रो उठा था। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे तो आज भी उपयुक्त ही लगता है। राम कुमार वर्मा जी ने, जो कि प्रसिद्ध एकांकीकार हैं और प्रसिद्ध आलोचक के रूप में भी हमारे सामने आते हैं, उन्होंने छायावाद की परिभाषा देते हुए लिखा है कि जब परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। श्री शांतिप्रिय द्विवेदी ने छायावाद की परिभाषा देते हुए लिखा है कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। डॉक्टर नगेंद्र, जो कि एक प्रसिद्ध आलोचक, हिंदी साहित्य के इतिहासकार के रूप में विख्यात हैं, उन्होंने लिखा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। रामविलास शर्मा जी ने कहा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं, वरन कोरी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वाधान में हुआ है, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। नंद दुलारे वाजपेयी, जो कि प्रसिद्ध हैं, हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं, आलोचक हैं, वे लिखते हैं कि मानव और प्रकृति के सूक्ष्म व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग विद्वानों ने, अलग कवियों ने, आलोचकों ने छायावाद को अपने हिसाब से परिभाषित किया है, जिसमें यह बात उभर करके सामने आती है कि आधुनिक युग का जो तृतीय उत्थान था, इसका प्रयोग उन कविताओं के लिए किया गया जो अस्पष्ट थीं, जिनकी छाया कहीं और पड़ती थी, किंतु कालांतर में यह नाम उन कवियों के लिए दृढ़ हो गया जिनमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होता था और वेदना की रहस्यमय अनुभूति की लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यंजना की जाती थी। छायावाद के प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद, जो कि छायावाद के प्रवर्तक हैं, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं महादेवी वर्मा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ये छायावाद के 4 स्तंभ हैं और प्रसाद पंत निराला को तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। ये छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश माने जाते हैं। इसके अलावा नरेंद्र शर्मा चंचल, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, ऐसे बहुत से कवि हैं जिन्होंने इस काव्यधारा को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। अब हम छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा करेंगे। वैयक्तिकता, पहली विशेषता है वैयक्तिकता। छायावाद के जो कवि हैं, चाहे वो पंत, निराला, महादेवी, किसी के भी आप काव्य में देख सकते हैं, उनकी व्यक्तिगत अनुभूति, उनके सुख दुख हमें उसमें दिखाई देते हैं। और प्रसाद जी की आंसू, पंत जी का उच्छ्वास इसके अनुपम उदाहरण हैं। आंसू में प्रसाद जी लिखते हैं कि छलना थी तब भी मेरा उसमें विश्वास घना था, उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। तो पंत जी भी एक युवती से प्रेम करते थे और वह उन्हें छोड़ करके चली जाती हैं। इस दुख की अभिव्यक्ति उन्होंने उच्छ्वास में की है। इसके अलावा जो कि आंसू प्रसाद जी का बहुत ही प्रसिद्ध विरह काव्य है, जिसमें उन्होंने विरह व्यथा को बताया है, बहुत ही जो कि
मानवीय संवेदना को, उन्होंने अपनी संवेदना को सार्वजनिक संवेदना बना करके प्रस्तुत किया है। दूसरी विशेषता है इस युग की कि सौंदर्य और प्रेम का चित्रण। छायावाद के कवि सौंदर्य एवं प्रेम के चितेरे कवि माने जाते हैं। वे सौंदर्य को वरदान कहते हैं। प्रसाद जी कहते हैं, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। चाहे वो भाव सौंदर्य हो, चाहे मानवीय सौंदर्य हो, चाहे प्राकृतिक सौंदर्य हो, सभी के प्रति जो प्रेम और सौंदर्यमयी उनकी दृष्टि है वो उनकी कविताओं में अभिव्यक्त हो ही जाती है। पंत जी लिखते हैं, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। इस प्रकार उनकी जो भाव दृष्टि है, जो भाव दृष्टि में जो सौंदर्यमयी दृष्टि है वह देखने के योग्य है। भाव का एक और सौंदर्य देखा जा सकता है जहाँ पर वे नारी का चित्रण तो करते हैं प्रसाद जी, लेकिन नारी का जो चित्रण है वो अत्यंत सूक्ष्म चित्रण है। और जो कामायनी की जो नायिका श्रद्धा का जो जब चित्रण करते हैं तब उसके सौंदर्य के विषय में वे कहते हैं कि कुसुम कानन अंचल में मंद पवन सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हुले मधु का आधार। अर्थात उसका जो सौंदर्य था वो इस प्रकार था, परमाणुओं के पराग के परमाणुओं से उसका सौंदर्य विकसित था, जो कि अत्यंत सुशोभित हो रहा था और वातावरण को आकर्षित कर रहा था। इसके अलावा अनेक जगह पर हमें हर प्रकार के सौंदर्य देखने को मिल जाते हैं। इस युग के कवियों ने भाव सौंदर्य, मानवीय सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। और प्रेम का चित्रण भी इन्होंने खुल करके किया है। प्रेम अपनी व्यक्तिगत अनुभूति का जो उसमें जो प्रेम और उससे विरह जन्य दुख को भी इसमें इन्होंने अभिव्यक्त किया है। श्रृंगार निरूपण करते हुए जो कि इनके श्रृंगार जो निरूपण है वो अत्यधिक आकर्षक हैं। जूही की कली में निराला किस प्रकार प्रकृति के प्रतीकों में प्रेम व्यापारों का दिग्दर्शन कराते हैं। वे कहते हैं, निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह झकझोर डाली। तो प्रसाद जी लिखते हैं, शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में है दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। जो चौथी विशेषता उभर करके सामने आती है वह है नारी के प्रति उदात्त भावना। इन कवियों ने नारी को केवल भोग की वस्तु नहीं समझी, केवल विलास की वस्तु नहीं समझी, अपितु उसके प्रति श्रद्धा का भाव अपनाया है, उसके सम्मान को प्रतिष्ठित किया है। स्वयं पंत जी नारी को देवी, माँ, सहचरी, प्राण कहकर पुकारते हैं। प्रसाद जी कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपक तल पे, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जिस प्रकार एक स्रोत अपने आसपास के परिवेश को हरा शस्य श्यामल कर देता है, उसी प्रकार हे नारी तुम आसपास के परिवेश को अपने अमृत से सींचती रहो और सबको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती रहो। इस युग में जो नारी का सौंदर्य है वह अत्यंत सौम्य एवं पवित्र मानते हुए जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं, चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। पंत जी यह भी कहते हैं कि तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों का गान। अर्थात उनके लिए नारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन के जो हमारी निराशा है उसको दूर करने वाली है। जैसे कि श्रद्धा निराश मनु को आशान्वित करती है
और ये अनेक माध्यम से उसे निराशा से बाहर लेकर आती है। वह कहती है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी न करेंगे बासी फूल। वह अनेक प्रकार से मनु को समझाने का प्रयत्न करती है। वह यह भी कहती है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, और कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। इस प्रकार समझाते हुए वह निराश मनु को आशा की ओर खींच लाने में सफल होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत ही सुंदर नारी का इसमें उन्होंने चित्रण किया है। नारी के प्रति उदात्त भावना उनकी दर्शनीय है, अवलोकनीय है, सराहनीय है। छठी जो विशेषता आती है वह है रहस्य भावना। रहस्य भावना इन कवियों की प्रत्येक कविताओं में देखने को मिलता है। जो अज्ञात सत्ता है उसके प्रति जिज्ञासा का भाव, उसके प्रति आकर्षण का भाव और उसके प्रति लगाव और खिंचाव का भाव उनकी कविता में हमें देखने को मिलता है। पंत जी की मौन निमंत्रण कविता इसका जीवंत उदाहरण है। वे लिखते हैं, ना जाने कौन ऐ दुतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान। उन्हें सागर की लहरों के माध्यम से, खद्योतों के माध्यम से, पावस की धार के माध्यम से, बादलों के माध्यम से, जुगनू के माध्यम से ईश्वर अपनी ओर आकर्षित करते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। वे प्रकृति के कण कण में ईश्वर के दर्शन करते हैं। प्रकृति चित्रण छायावाद की कविता का एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि मानवीय चेतना का आरोप करते हैं। इसीलिए उनके काव्य में मानवीकरण अत्यधिक दिखाई देता है। और पंत जी तो स्वयं प्रकृति के सुकुमार हैं। वे कोमल कांत पदावली के कवि भी हैं और प्रकृति उनकी प्रेरणा रही है। प्रकृति उनका सब कुछ रहा है, पूरा परिवार रहा है। और वे लिखते भी हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। अर्थात वे प्रकृति चित्रण के अलावा कोई और चित्रण ना ही करना चाहते हैं, लेकिन अंततः वे मानवीय सौंदर्य को स्वीकार करते हैं और उसको अपने काव्य में संयोजित भी करते हैं। निराला जी लिखते हैं, संध्या सुंदरी में दिवसा अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो इधर प्रसाद जी लिखते हैं, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, उषा घट रूपी नागरी। यह कहकर के उन्होंने सबका मन मोह लिया है। इस प्रकार की प्राकृतिक चित्रण जो कि हमें और कहीं देखने को नहीं मिलता है। इधर मानवीकरण का आरोप करते हुए पंत जी भी कहते हैं, सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी, गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत कांत निश्चल। अर्थात वे नदी जो कि ग्रीष्म ऋतु में सूख गई है और अत्यधिक क्षीणकाय हो गई है और श्वेत है, उसे ऐसी नायिका समझते हैं जो कि श्वेत वस्त्र को धारण करके बिल्कुल चुपचाप थकी हुई लेटी हुई है और आराम कर रही है। प्रसाद जी ने सुंदर चित्रण तो किया है, अपनी कामायनी में भयंकर चित्रण भी प्रकृति का उन्होंने प्रस्तुत किया है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है प्रकृति का सुंदर उदाहरण, जिसमें सवेरा किस प्रकार हो रहा है प्रसाद जी के शब्दों में देखते हैं। उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। अगली विशेषता है दुख और वेदना की अधिकता या दुख और वेदना का वर्णन इन कवियों ने अपने काव्य में, अपनी काव्य पंक्तियों में करके मानव का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। महादेवी वर्मा, पंत, निराला, प्रसाद, इन सभी के जीवन में दुख की अधिकता रही तो व्यक्ति के जीवन में जिस चीज़ की अधिकता होगी उसकी अभिव्यक्ति सहजता ही उसकी कलम से हो ही जाएगी। तो प्रसाद जी लिखते हैं कि रो रो कर सिसक सिसक कर मैं कहता करुण कहानी, रो रो कर सिसक सिसक कर मैं कहता करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। इस प्रकार आंसू में वे अपनी प्रियतमा से इस प्रकार की बात कहते हुए हमें दिखाई देते हैं। महादेवी वर्मा जी भी
अपने आप को मेघखंड से अपनी तुलना करती हैं, जिसमें नीर ही नीर भरा है और दुख ही दुख भरा है। वे कहती, मैं नीर भरी दुख की बदली परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। वे महादेवी वर्मा जी बहुत बड़ी कवित्री हैं और उनकी कविताओं में वेदना की अधिकता देखने को मिलती है, जिसके कारण उन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। उन्होंने अपनी गीति, जितनी भी कविताएं हैं गीति में लिखी, और गीति के कारण उनकी कविताओं में सरसता भी हमें दिखलाई देती है। अगली विशेषता है राष्ट्र प्रेम की भावना। राष्ट्र प्रेम की भावना इस काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, और जयशंकर प्रसाद जी अपने नाटकों में गीतों के माध्यम से, अपने नाटकों के माध्यम से हमें राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा उन्होंने अनेक गीतों की सृजना की है, जिसमें राष्ट्रीयता की भावना उभर करके सामने आई है। वे कहते हैं, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो एक और चंद्रगुप्त की नायिका कार्नेलिया, वह भी यह कहती है, जो कि बाहर से आई है और अपने भारत देश को अपनाती है और भारत देश की प्रशंसा और उसके अतीत गौरव की महिमा का महिमा मंडन करती है। वह कहती है, अरुणिया मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। इसके अलावा एक पक्ष और भी है जो कि राष्ट्रीय प्रेम से ही जुड़ा हुआ है, विश्व बंधुत्व की भावना। विश्व बंधुत्व की भावना भी इन कवियों में खूब भरी पड़ी हुई है और वे वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपनाते हुए दिखाई देते हैं। प्रसाद जी लिखते हैं कि सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूने उपवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू भन विश्व सदन में। इस प्रकार जो उनका जो प्रेम लौकिक होता है अलौकिकता में परिणित हो जाता है, वह सबका कल्याण करने के लिए उद्यत हो जाता है। वे यह भी समझाते हैं कामायनी में कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हों, निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। इसके अलावा यह भी समझाते हैं, औरों को हंसता देख मनु और हंसो सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो सबको सुखी बनाओ। इस प्रकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की यह भावना, विश्व बंधुत्व की भावना छायावाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में हमारे सामने आती है। नवीन मूल्यों की अभिव्यक्ति, उन्होंने जो पुरानी रूढ़ी हैं सामंतवादी मान्यताओं का विरोध किया और अंधविश्वासों का भी वे विरोध करते हुए दिखलाई देते हैं। शिल्पगत विशेषताओं की यदि हम बात करें तो काव्य रूप में जो इस युग में प्रगीतों की रचना अधिक हुई, निराला पंत प्रसाद जी ने लंबी कविता लिखी है और प्रगीतों में विशेष तौर से निराला जी बहुत प्रसिद्ध हुए हैं और सभी के गीत बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। सभी गेयता और संगीतात्मकता के कारण पाठक के हृदय में अपना विशेष स्थान बनाते हैं, हिंदी प्रेमियों के हृदय में अपना विशेष स्थान बनाए हुए हैं। भाषा, इस युग की भाषा खड़ी बोली थी, खड़ी बोली को कर्कश भाषा समझा जाता था। इस कर्कश भाषा, जो खड़ी बोली कर्कश भाषा मानी जाती थी, इसमें कोमल भावनाओं को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इस प्रकार की चुनौती को छायावाद के कवियों ने स्वीकार किया और वे चुनौती को स्वीकार करने में सफल भी रहे हैं। उन्होंने अनेक प्रकार के शब्दों को स्वयं गढ़ा, जैसे स्वर्णिम, अरुणिम, भग्न हृदय। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो संगीतात्मकता की उत्पत्ति कराते हैं। शब्द शक्तियों की बात करें तो इसमें जो शब्द शक्तियाँ हैं वो अभिधा न हो करके लक्षणा हमारे सामने ज़्यादा आती हैं। जो छायावाद काव्य है वो लक्षणा शक्ति से, शब्द शक्ति से भरा हुआ है। या इनकी जो शैली है वो लाक्षणिक शैली है, क्योंकि लाक्षणिक शैली में भाषा को सीधे, अपनी बात को सीधे साधे हम नहीं कहते हैं, अपनी बात को हम सीधे साधे ना कह करके एक अलग तरीके से बात कहने का लक्षण के माध्यम से, यदि हम अपने बात को लक्षणा के माध्यम से रखना चाहते हैं तो हमें लाक्षणिक शैली की आवश्यकता होती है और इस आवश्यकता को उन्होंने लाक्षणिक शैली को अपना करके पूर्ण किया है। छंदों की यदि हम बात करें तो इस
युग में मुक्त छंद की भी सृजना हुई। मुक्त छंद में कविताएं लिखी गईं। निराला जी ने स्वयं माना है कि जिस प्रकार व्यक्ति की मुक्ति आवश्यक है, उसी प्रकार कविता की भी मुक्ति आवश्यक है। कविता को छंद की कारा से मुक्त कर देना चाहिए। अतः उन्होंने कविता को छंद की कारा से मुक्त करके मुक्त कविता की सृजना की। उनकी इस बात की अनेक आलोचना हुई, अनेक आक्षेप भी लगाए गए। उनके छंद को रबड़ छंद या केचुआ छंद कहकर उनकी आलोचना की गई, लेकिन बहुत सारी कविताएं इनकी मुक्त छंद की है। भिक्षुक है, जूही की कली है, तोड़ती पत्थर है, ये सब मुक्त छंद की ही कविताएं हैं, जिसमें प्रसाद जी ने एक नए छंद आंसू का निर्माण किया। ये सारे कवि हैं जो छायावाद के, वे अपने छंद स्वयं निर्मित करते थे। इसके अलावा इन्होंने अनेक मुहावरों, लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। जैसे अंग्रेजी में कुछ मुहावरे जो प्रचलित हैं, उसका प्रयोग उन्होंने हिंदी में किया। जैसे कि उज्जवल भविष्य, ये अंग्रेजी में होता था। रोमांटिज्म का कहीं अनुकरण था छायावाद। अंग्रेजी के रोमांटिज्म में जो विशेषताएं थीं, वही लगभग छायावाद की विशेषताएं थीं। कुछ लोगों ने ये कहा है कि रोमांटिज्म का अनुकरण नहीं है, अपितु जो रीतिकाल का एक तो रीति मुक्त काव्यधारा है, ये उसका ही क्रमिक विकास हमारे सामने दिखाई देता है। तो इस बात पर बहुत सारी बहस है। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं, निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि जो छायावाद का काव्य है वो संवेदना और शिल्प दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसके कारण वह हिंदी साहित्य में नहीं अपितु समग्र साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके महत्व को हम इस प्रकार से आंक सकते हैं। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण आंदोलन है हमारे हिंदी साहित्य में, और यही कारण है कि अपनी सरसता के कारण वह दिन पर दिन अत्यधिक प्रचलित होता चला गया और हिंदी साहित्य में इसने महत्वपूर्ण स्थान प्रतिष्ठित कर